Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 29th November, so let's get started. And please, आजकल जो डिस्कशन है थोड़ा सा लेंदी हो रहा है अप टू 1 आवर एंड दैट इज द बिकॉज हम लोग कुछ टॉपिक्स को यहीं पर डिटेल में कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको वैसे अलग से मेंस 450 प्लस में डिस्कस करता था बट वो उतने ज़्यादा हॉलिस्टिक भी नहीं होते हैं, उतने लेंथी भी नहीं होते, उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, तो मैं उसको न्यूज़ के साथ ही करता हूँ। जैसे आज मुझे आपके साथ इसी में बताना है कि सीबीआई को जनरल कंसेंट जो स्टेट विड्रॉ करे जा रहे हैं, ओके, ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा स्टेट विड्रॉ कर चुके हैं, तो इसके पीछे क्या क्या रूल्स होते हैं। उसी तरह अर्जेंटीना ने डॉलर को ही अपनी करेंसी बनाने की बात की है क्योंकि क्या बहुत हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, ऑलमोस्ट 150% से भी ज़्यादा। ओके, तो ये टॉपिक हम यहीं पर डिटेल में देख लेंगे। अ, फिलहाल जो 41 मजदूर फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, तो उसी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं फ्रंट पेज पर जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, उसमें इंपॉर्टेंट था रेड होल माइनिंग क्या होता है, तो वो मैंने आपके साथ कल डिस्कस कर दिया था न्यूज़पेपर में ही। ओके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट डिस्पोजल ऑफ मणिपुर बॉडीज किन टू गेट वीक नोटिस। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये लोग फोर्स कर रहे हैं लोगों की कि आप अपने जो पहचान के लोग हैं इनकी डेड बॉडी को अभी मत लीजिए, इनको लास्ट बरियल मत दीजिए जब तक कि आपकी ग्रीवांसेस स्टेट गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर देती। और इन्हीं की बातें मानते हुए कई फैमिलीज ने 10 लाख रुपीज का जो कंपनसेशन दिया जा रहा था वो लेने से भी मना कर दिया है फिलहाल। ओके, यहाँ पर ये जो सारे टर्म्स हैं CAQM, ओके, GRAP, BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल, ओके, इसके अलावा AQI, ये सब टर्म्स मैं आपके साथ पहले एक न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ने अभी ज्वाइन किया हो चैनल को, तो ये जो सारे टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड मैं आपको सेपरेटली किसी और दिन बता दूंगा जिस दिन न्यूज़पेपर में कोई कम चीज़ें आएंगी या फिर मे बी प्रोबेबली संडे को। ओके, सो ये सब जो है ये टॉपिक्स GRAP, AQI, CQM, ये हम अलग से बाद में डिस्कस कर देंगे सेपरेटली। ओके, पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर केरल गवर्नमेंट के पास 8 बिल्स पेंडिंग थे, उसमें से उन्होंने एक को क्लियर कर दिया और 7 को रिजर्व कर दिया है प्रेसिडेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट के लिए जब रिजर्व कर दिया जाए ना, तो इसके कंटेक्स्ट में आपको दो तीन बातें याद रखनी चाहिए। पहला, या तो प्रेसिडेंट उस बिल को एसेंट दे सकते हैं, ठीक है, तो वो एक्ट बन जाएगा। सेकंड, या फिर प्रेसिडेंट उसको विथहोल्ड कर सकते हैं एंड इट विल एंड अप, ठीक है, डेड। या फिर प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल, आप रिटर्न कर दीजिए इस बिल को असेंबली को, ठीक है। प्रेसिडेंट डायरेक्शन दी गवर्नर को कि आप रिटर्न कर दीजिए असेंबली को। अब ये अगर ये बिल असेंबली में गया और अगर दोबारा से पास हो गया तो अब ये गवर्नर के पास नहीं जाएगा, गवर्नर का रोल खत्म हो चुका है, ये वापस से जाएगा डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट, प्रेसिडेंट के पास अगर गया है तो अभी भी उनकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि उनको एसेंट देना ही पड़ेगा, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, जबकि पार्लियामेंट्री बिल के कंटेक्स्ट में ये बात अलग हो जाती है। पार्लियामेंट्री बिल जो आया प्रेसिडेंट के पास, वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजते हैं पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट ने दोबारा पास कर दिया उसको, तो फिर एसेंट देना मस्ट हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए। अब आपको एसेंट देना ही पड़ेगा, आप सिर्फ एक ही बार बिल को वापस भेज सकते थे, अब आपको एसेंट देना पड़ेगा। बट स्टेट बिल के रिस्पेक्ट में, स्टेट बिल की जब बात होगी तो यहां पर अगर असेंबली ने दोबारा पास कर भी दिया है और दोबारा प्रेसिडेंट के पास चला भी गया बिल, तो भी उनके लिए मैंडेटरी नहीं होगा एसेंट देना। राइट, ये दो बातों का ध्यान रखिएगा। एक, अगर प्रेसिडेंट ने बिल वापस भेज भी दिया या एक बार बिल प्रेसिडेंट को भेज दिया गया गवर्नर के द्वारा, तो गवर्नर का रोल खत्म हो गया वहां पे। अब प्रेसिडेंट उसको एसेंट दें, विथहोल्ड करे या वापस असेंबली में भेजने के लिए कह दें गवर्नर को, वो बात अलग है, ठीक है। गवर्नर को अब यहाँ पे एसेंट करना, विथहोल्ड करने का कोई राइट नहीं है, पहली बात। दूसरी, अगर प्रेसिडेंट ने भेजा और असेंबली ने दोबारा रीपास कर भी दिया, तो भी प्रेसिडेंट पे ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको साइन करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे वो उसके बाद भी। क्लियर, तो ये दो बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ कंसेंट फॉर सीबीआई प्रोब अगेंस्ट, ये कर्नाटका के जो डिप्टी सीएम है उनकी उनका केस है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा स्टेट्स अपना जनरल कंसेंट विड्रॉ कर चुके हैं। तो ये जनरल कंसेंट होता क्या है, इसको डिटेल में जान लेते हैं।
2 सेकेंड। ओके, देखिए पहले सीबीआई के बारे में जाने तो कब सेटअप हुई है? 1963 में थ्रू ए रेजोल्यूशन हुई थी, ठीक है, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नाउ सीबीआई कम अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डीओपीटी, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर में। इसकी स्टैब्लिशमेंट रिकमेंड की थी बाय संथानम कमेटी, जो बनी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए 1962 से 64। एंड इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई लॉ इनेक्ट नहीं किया गया। जैसे एनआईए है तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि उसका अपना एक एक्ट है प्रॉपर, राइट। बट सीबीआई के लिए कोई अलग से एक्ट नहीं बनाया गया है। एक पहले से ही, आजादी के पहले से एक एक्ट चल रहा था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो इसी एक्ट से सीबीआई अपनी पावर ड्रॉ करती है। ऑलराइट, सो इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखिएगा। इट इज मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। जब अपने लक्ष्मीकांत में 2 टॉपिक पढ़ेंगे ना, सीवीसी एंड लोकपाल, तो वहां पर आएगा कि ये दोनों डायरेक्ट कर सकते हैं सीबीआई को कि हमें इसमें मदद कीजिए इन्वेस्टिगेशन में। इट इज ऑल्सो द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज, इंटरनेशनल पुलिस। चलिए, जनरल कंसेंट क्या है? फर्स्ट थिंग इज सीबीआई इज गवर्न बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है, ऊपर देख लिया हमने 1946 वाला, इसी से अपनी पावर ड्रॉ करते हैं ये। That makes consent of state government mandatory for conducting investigation in that state. अब 2 तरह के कंसेंट दिए जाते हैं, पहला होता है केस स्पेसिफिक, ठीक है, और दूसरा होता है जनरल कंसेंट। Now central government through notification can ask CBI to investigate against central government employee, okay, central government employee यानी कि कोई आईएएस ऑफिसर्स है, okay, आईपीएस है, okay, against income tax violation, conspiracy against nation और spying etc. क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर क्या है? स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में आता है। लॉ एंड ऑर्डर बिलोंग टू स्टेट्स, सो ऑल स्टेट्स नॉर्मली गिव द जनरल कंसेंट टू सीबीआई फॉर द इन्वेस्टिगेशन। नॉर्मली दे देता है हर स्टेट, ठीक है। जनरल कंसेंट इज नॉर्मली गिवन टू हेल्प द सीबीआई सीमलेसली कंडक्ट इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन कंसर्न स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर सीबीआई को कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है अगेंस्ट ए ब्राइबरी चार्ज अगेंस्ट ए वेस्टर्न रेलवे क्लर्क इन मुंबई, तो अब देखिए ये सेंट्रल एम्प्लॉय है तो करना तो है सीबीआई को, बट इट वुड हैव टू अप्लाई फॉर कंसेंट विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिफोर रजिस्टरिंग ए केस अगेंस्ट हिम, राइट? दिस इज द एग्जांपल. However, despite central government notification, CBI can't investigate any case registered by a state government against state government employee or institution. It cannot investigate against state government employee even अगर सेंटर ने नोटिफिकेशन इशू कर भी दिया है तो. Thus, modality of CBI investigation in state government matters is that state government has to request CBI with permission for a particular case. This will be followed by central notification to the CBI for that case. But अब ये पॉइंट याद रखिए जरा, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है कि देयर इज नीड फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, तो ये मान लिया जाता है कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट ऑलरेडी है, ओके, और सेंटर नोटिफाई कर सकता है सीधे कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसलिए कई बार होता है कि कोई मर्डर केस हुआ है या कोई रेप केस होता है, तो वहां पर जो विक्टिम की फैमिली होती है वो डिमांड करती है सीबीआई इंक्वायरी, ठीक है, सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की निगरानी में, क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट डीम्ड होता है, मान लिया जाता है कि हाँ वो है कंसेंट, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है. नाउ दिस इज द मेन पॉइंट. Withdrawal of a consent means that CBI will not be able to register any fresh case involving central government official or a private person without getting case specific consent from the state. Right? यही हो रहा है सभी स्टेट में कि जैसे केरल है, वेस्ट बंगाल है, अब कर्नाटका भी है, इन लोगों ने जनरल कंसेंट जो था इसको विड्रॉ कर लिया है. तो अब सीबीआई कोई भी नया फ्रेश केस रजिस्टर नहीं कर सकती है, वो सिर्फ जो केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पहले से उनमें इन्वेस्टिगेशन अपनी कंटिन्यू रख सकती है. राइट? अगर कोई भी फ्रेश केस आपको रजिस्टर करना है तो आपको हर केस पर स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना होगा. जनरल कंसेंट विड्रॉ हो चुका है, अब आप ले सकते हो सिर्फ केस स्पेसिफिक कंसेंट, ये वाला. This shows that general consent is not sufficient enough to investigate and CBI has to get
case specific consent from the state. It simply means that CBI officers will lose all power of police officer as soon as they enter the state unless state government has allowed them. Okay. याद कीजिए वेस्ट बंगाल वाला, वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने सीबीआई ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया था। ओके, क्यों? क्योंकि वहां की वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो थी उसने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर चुकी थी वो तब तक। ओके, तो जब सीबीआई ऑफिसर्स वहां पर एंटर हुए तो दे ऑलरेडी लॉस्ट देयर स्टेटस ऑफ बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, राइट? दे लॉस्ट ऑल द पावर्स ऑफ बीइंग ए पुलिस ऑफिसर. It also make them to seek permission of the state government for every case and every search it conducted on central government employee. Over the years, several states have withdrawn general consent, including Sikkim, Nagaland, Chhattisgarh, Karnataka, which stands out as an example for their recent move. Okay, तो ये न्यूज एज सच हमारे काम की नहीं थी, बट इसके पीछे का जो पूरा रूल्स थे वो जानना जरूरी था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसराइल ने क्या किया है? एलईटी को अपने यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। अब वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया भी हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकता है। जनरली क्या होता है कि इसराइल का रूल क्या था कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे जिसने इसराइल पर किसी तरह का अटैक किया हो या इसराइल के अगेंस्ट कुछ किया हो। बट एलईटी जनरली इंडिया का ही कंसर्न है, वो इसराइल का कुछ है नहीं उससे लेना देना। ओके, दो जब मुंबई पे अटैक हुए थे तो कुछ इजरायली सिटीजन भी मारे गए थे। ओके, बट इसने यूनिलैटरली एक अच्छी गुडविल के तौर पर एलईटी को डेजिग्नेट कर दिया अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया भी हमास को डेजिग्नेट करे एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बट अगेन वही प्रॉब्लम है हमारी कि यूएपी के एक्ट में, जो कि मैं ऑलरेडी आपको 2 दिन पहले करा चुका हूं, आप देख सकते हैं उस वीडियो में, यूएपी में एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि इनका इंडिया से कोई रिलेशन हो, ठीक है, या तो इंडिया से कोई टेरर फाइनेंसिंग हुई हो, इन्हें कोई फाइनेंस मिले हो, ठीक है, या इन्होंने इंडिया से कोई मैन रिक्रूट किए हो हमास ने, या इंडिया पर इन्होंने कोई अटैक किया हो। बट ये तीनों ही कंडीशन हमास पे लागू नहीं होती। कॉलिंग इंडियाज पोजीशन ऑन इसराइल हमास वॉर रिमार्केबल. It started working on listing Lashkar-e-Taiba as terrorist organization about 6 months ago, and it was meant to be a symbolic gesture to commemorate 15th anniversary of 26/11 Mumbai attack. ओके, अब इनकी फोर्सेस की बात करें, इजरायली डिफेंस फोर्स, तो दे हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द हमास टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अबव द ग्राउंड इन नॉर्थ गाजा. IDF goal is to destroy Hamas infrastructure and military capabilities. Arab League. Arab League is expecting India to play a major role in supporting peace and stability in the global system. और मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंट्री है जिस पे इस वक्त ट्रस्ट किया जा सकता है, जो अनबायस्ड होकर, ओके, बिल्कुल न्यूट्रल रहकर एक 2 स्टेट सॉल्यूशन प्रमोट कर सकती है वर्ल्ड के लिए, इनके लिए, इसराइल पैलेस्टीन के लिए, तो वो इंडिया है। ओके, क्योंकि इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है, वी आर अगेंस्ट दी हमास because they have done something a terrorist act, but we also stand with the Palestinians. Okay, we support 2 state solution. ना तो हमारे ऐसा यूएसए की तरह हम कोई एकदम ब्लाइंड सपोर्टर हैं इसराइल की, और ना ही हम मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज की तरह कोई हमास को हम एक लीनियंट या फ्रीडम फाइटर मानते हैं। नो, ओके, तो इंडिया इज द राइट कंट्री। यहाँ पर हमने एक और अंडर दिस P15B, ये भी मैं आपको पहले इंडियन एक्सप्रेस के साथ बता चुका हूँ क्या है ये सब प्रोग्राम, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट सेम थिंग। फर्स्ट शिप इसके अंडर में आई थी विशाखापट्टनम, सेकेंड इज मुर्मुगांव, और थर्ड अब आई है दैट इज इम्फाल, दिस वॉरशिप इम्फाल, और फोर्थ आएगी सूरत। ओके, यहाँ पर ना मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में कुछ हुआ है, ठीक है, वहां पर बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू कर दी थी इन लोगों ने, ठीक है, तो उसको लेकर कुछ क्वेश्चन उठे हैं। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि किन को अलाउ होता है पोस्टल बैलेट यूज करना। देखिए, एक तो सर्विस वोटर, ठीक है, जैसे आप आउटसाइड द स्टेट अगर सर्विस कर रहे हो गवर्नमेंट के तौर पर ही, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है, वो महाराष्ट्र का था या एमपी का था, ठीक है, वो उसको कार्डर मिला है वेस्ट बंगाल, वो अपनी ड्यूटी वहां कर रहा है, बट ऐसा वोटर तो वो यहाँ पर है ना एमपी में, तो वो सर्विस वोटर पोस्टल बैलेट का यूज कर सकते हैं। एब्सेंटी वोटर यानी कि जिनकी एज 80 ईयर से ज्यादा है, ठीक है, या फिर जो किसी तरह से डिसेबल हैं, और उसके बाद उसमें ऐड किया गया कोविड-19 इन्फेक्टेड लोगों को भी एंड सस्पेक्टेड पेशेंट्स को भी, ठीक है, तो ये भी पोस्टल बैलेट का यूज कर सकते हैं। देन वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जैसे मोस्ट ऑफ दी सीआरपीएफ मैन वो दूसरे स्टेट में ड्यूटी कर रहे होते हैं। एंड दूसरा, इलेक्टर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन आर एंटाइटल्ड टू वोट वाया पोस्टल बैलेट, दिस इज इंपॉर्टेंट।
ये याद रखना, वहां पर शायद दिमाग में ना आए एग्जाम पे। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया भी गया है किसी को, तो भी ही इज एंटाइटल टू वोट वाया पोस्टल बैलेट। ओके, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक वाइफ ने डिमांड किया था कि मुझे अपने हस्बैंड जो कि कहीं फरार हैं, उनकी यूआई डीआई डिटेल्स चाहिए थी उसे, अपने हस्बैंड की। तो कोर्ट ने कहा है कि देखिए, इनका वकील था जो वाइफ का, वो ये लॉजिक दे रहा था कि शादी हो चुकी है, दो लोग एक हो चुके हैं, देयर इज यूनियन ऑफ टू पार्टनर्स ना, तो फिर ऐसा कि प्राइवेसी का राइट क्यों बनता है। तो कोर्ट ने कहा नो नो, मैरिज डज नॉट एक्लिप्स द पर्सन राइट टू प्राइवेसी। Okay, Section 33 of Aadhaar Act, UIDI holders have right to privacy, and court could not issue such an order without hearing the other person as well. Okay, a marriage can't eclipse the right to privacy. नासा ने कहा है वी आर रेडी टू कोलैबोरेट विद द इंडियन स्पेस एजेंसी। ओके, क्योंकि इंडिया ने भी अपने सामने कुछ गोल रखे हैं, जैसे हमें इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना है बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू मून बाय 2040। निसार सैटेलाइट में नासा और इसरो पहले कोलैबोरेट कर चुके हैं। इट विल बी लॉन्च इन 24। इट विल बी एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो रडार टेक्नोलॉजी का यूज करेगी टू डेवलप ए 3D मॉडल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू द अर्थ। चलिए, यहां पर बहुत कुछ काम का है। पहले तो ये देखते हैं यूपीआई। कल भी हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंस मिनिस्टर इज गोइंग टू हेल्ड ए मीटिंग, ठीक है, जहां पर यूपीआई पे फ्रॉड के इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो 2016 में लॉन्च किया गया था यूपीआई। ओके, इट ट्रांसफॉर्म द पेमेंट लैंडस्केप। एवरी मंथ कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं? 11.4 बिलियन अकेले अक्टूबर में हुए। ओके, तो मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है हमें। और क्यों इसका एडेप्टेशन तेजी से बढ़ा? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ स्मार्टफोन यूसेज, एक्सेस टू चीप मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज। ओके, नाउ इसका शेयर बहुत तेजी से बढ़ा है। बट ये जो 11.4 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा शेयर हुआ है, सिर्फ 22% ऐसे हैं ऑलमोस्ट जिनमें 2000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन हो रहा है। बाकी के जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दे आर बिलो ₹2000। बट जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं उसी तरीके से देर इज शार्प राइज इन डिजिटल एंड फाइनेंशियल फ्रॉड एज वेल। अगर 2023 में देखें तो ऑलमोस्ट 6500 से ज्यादा डिजिटल फ्रॉड हुए, वैल्यूइंग अराउंड 276 करोड़। बहुत होता है, राइट। नाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस सम मेजर्स। नाउ गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम एक मिनिमम टाइम थ्रेशोल्ड रखेंगे। जैसे अगर दो लोग हैं जो पहली बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट टाइमर है ये दोनों, ठीक, पहली बार एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट इज कि इनकी जो पेमेंट ट्रांसफर हो रही है वो 2000 रुपए से ज्यादा है। तो ऐसे में हम लोग 4 आवर का टाइम लैग रखेंगे, ठीक है। दो कंडीशन है, फर्स्ट टाइमर होना चाहिए ये दोनों आपस में, और सेकंड इज कि मोर देन 2000 का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। It will implement first time between two individuals and a prescribed amount. It entail a 4 hour window for transaction above ₹2000. This could create friction in payment. Obviously कुछ friction develop करेगा, but almost 22.5% transactions जो थे about 2000 थे अक्टूबर में, जो 11.5 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए उसमें से। ओके, सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट वांट टू एलिवेट द साइबर सिक्योरिटी कंसर्न। नाउ अब ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं, दे एम्प्लॉय रेंज ऑफ टेक्निक्स लाइक फिशिंग, malware, fake identity fraud, SIM cloning, and you are tricked into providing account details or downloading fraudulent apps. The frauds have become even more technologically innovative. India, not the only country that is witnessing a surge in digital fraud. Okay, almost 4.6% of all customers across the globe, इन सब ने कभी ना कभी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड फेस किया है। ओके, और ये फाइनेंशियल फ्रॉड दे हैव इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। फर्स्ट, दे प्रे ऑन द इंडिविजुअल्स ड्यू टू देयर लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, तो एजुकेट करना, उनको न्यूअर मेथड ऑफ फ्रॉड्स बताना जरूरी हो जाता है, पब्लिक को अवेयर करना इन चीजों। सो देयर शुड बी केयरफुल बैलेंस बिटवीन मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ डिजिटल फ्रॉड बट एट द सेम टाइम ensuring that there are minimal friction in the payment. Okay, now COP28 कहाँ पे हो रहा है? दुबई में। लास्ट ईयर क्या हुआ था? COP27 कहाँ पे हुआ था? आप बताओ। ओके, वहां से क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई थी? लॉस एंड डैमेज फंड। ऑलराइट, इससे पहले ग्लासगो समिट, ओके, और उससे पहले एक पेरिस समिट।
ठीक है, पेरिस समिट में हमने क्या डिक्लेयर किया था, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन करना है, अदरवाइज फिर 2 डिग्री तक रखना है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट जो लेटेस्ट एमिशन गैप रिपोर्ट आई थी, कौन लाया था, यूएनडीपी। उसने क्या कहा था कि ऑलरेडी 86 डेज 2023 में 86 डेज ऐसे हो चुके हैं जहां पर 1.5 डिग्री से ब्रीच कर चुका टेम्परेचर, एंड 4 डेज ऐसे थे जो 2 डिग्री से ब्रीच कर चुके हैं। ऑलराइट, और हमने ग्लोब के लिए क्या टारगेट रखा है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन अचीव करना होगा वर्ल्ड को। अब नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि एमिशन होने नहीं चाहिए, नेट जीरो का एमिशन का मतलब ये है कि जितने एमिशन हो रहे हैं, ठीक है, वो बराबर हो जाए कार्बन सिंक के। ठीक है, मतलब उतना ही हम लोग सिक्वेस्ट्रेट भी कर पा रहे हैं, यानी कि उतने फॉरेस्ट लगा लें, पेड़ लगा लें, वेटलैंड्स अपने बेटर बना लें, मैंग्रोव्स लगा लें, ताकि जितने भी एमिशन हो रहे हैं उतने ही एब्जॉर्ब भी हो जाएं, ताकि जो नेट निकल के आए वो जीरो आए। क्लियर। कॉप 28 दुबई में होगा। ठीक है, 3 डेकेड से रियो अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, जिसे हम अर्थ समिट कहते हैं। वहां से 3 डॉक्यूमेंट्स निकल के आए थे, उनमें से एक था यूएनएफसीसीसी। ठीक है, आप मुझे बताइए बाकी के 2 कौन से थे। ठीक है, तो ये यूएनएफसीसी की 28th मीटिंग होगी अब। क्लियर, हर साल होती है अलग अलग कंट्रीज में। 3 लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज निकल के आई थी, एक यूएनएफसीसी है, बाकी 2 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने पढ़ी है तो। ओके, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, वहां पे सभी ने ये डिसाइड किया कि हमें एक सेफ प्लैनेट के लिए कुछ मेजर्स लेने की जरूरत है। अगर हमने ये मेजर्स नहीं लिए तो ये हमारा ग्लोब जो है वो ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाएगा। बट 23 की यूएनईपी एमिशन गैप रिपोर्ट बताती है कि जो नेशनल कंट्रीब्यूशन आईएनडीसी हर कंट्री ने सेटअप किए, वो अगर हम अचीव कर भी लें हर कंट्री, तो भी वो सफिशिएंट नहीं होंगे। वर्ल्ड फिर भी इस 2 डिग्री और 1.5 डिग्री को ब्रीच कर जाएगा। राइट, और अगर ये आईएनडीसी अचीव करते भी चले गए हम, तो भी हम 2.9 डिग्री तक का ब्रीच कर जाएंगे। ओके, और ये टारगेट हमने कब सेटअप किया था, ये हमने ग्लासगो समिट 2021 में सेट किया था कि हमें इसको अचीव करने के लिए मेजर्स लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, बट ये सारे मेजर्स फेल क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ये जो रिच कंट्रीज हैं दे आर स्टिल नॉट प्रोवाइडिंग दी फाइनेंस। क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में उनके लिए रखा गया था कि आप एटलीस्ट आप $100 बिलियन ईयरली देंगे, बट उन्होंने नहीं दिए। नाउ IPCC फाउंड दैट फाइनेंस फ्लोज आर 3 to 6 times below those needed. At 2.9 degree, there would be catastrophic disruptions to natural system, triggering many natural tipping points, cascading impacts, and so on. COP28 to deliver a much-needed clarion call that can course correct. Okay. Now, और ये सारे कंस्टेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कंसेंसस बेस्ड डिसीजन की जरूरत होती है यहाँ पर। कुछ कंट्रीज एग्री करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे ग्लासगो समिट में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि कोल का यूज कम करेंगे, बट इंडिया ने भी ऑब्जेक्ट किया उसको, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 70% इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कोल से होता है। ठीक है, फिर बात की गई कि फॉसिल फ्यूल पे दी जाने वाली सब्सिडीज कम करो ताकि इनको एलिमिनेट किया जा सके। तो रशिया सऊदी अरेबिया को प्रॉब्लम हुई उससे कि आप क्यों फॉसिल फ्यूल को के अगेंस्ट बोल रहे हो, हमारी तो इकोनॉमी उसी पे डिपेंड करती है। राइट, 2021 Glasgow COP famously concluded with the decision to phase down coal, but India objected और बहुत सी कंट्रीज ने ऑब्जेक्ट किया। COP28 should aim to chart a course for world we urgently need. अब यहाँ पर होगा first global stock take to assess our collective progress towards Paris climate goal. It highlights the gaps in ambition, implementation, and support. It signals that we are not on track for agreed temperature goal. Current pledges are not sufficiently ambitious, and there are unfulfilled promise of financial support, especially from developing countries. Now, COP28 would shift focus away from greenhouse gas reduction target setting, क्योंकि होता है क्या कि पूरा फोकस पे रहता है एमिशंस कम करने, बट और भी चीजें हैं जो करनी है। ठीक है, आप एक तरफ एमिशन कम करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप अपने वेटलैंड्स, अपने मैंग्रोव्स, इनको डैमेज कर रहे हो, जो कि अच्छा खासा कार्बन सिंक है। डिफॉरेस्टेशन आप बहुत तेजी से कर रहे हो। याद कीजिए अभी इक्वेडोर ने वार्निंग दी थी कि अगर मुझे फंडिंग नहीं दी तो मैं अमेजोन फॉरेस्ट कट करना शुरू कर दूंगा। राइट, सेम गोस विद ब्राजील एज वेल, इन लोगों ने भी कट करना शुरू कर दिए, जिनको हम लंग्स कहते हैं वर्ल्ड का। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज जब तक इन कंट्रीज को फंड नहीं देंगी, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें भी डेवलपमेंट करना है अपने लोगों का। सिर्फ डेवलपमेंट वर्ल्ड की नॉर्थ कंट्रीज में नहीं हो सकता ना, इनको भी करना है साउथ कंट्रीज को। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फंड फ्लो होना चाहिए डेवलप से डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि उन्हें भी अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना है। The focus on target setting is a knee-jerk reaction to public pressure.
They based on fanciful expectation of financial support. When targets are duly supported with international finance, जो कि आ नहीं रहा है, टेक्नोलॉजी जो डेवलप कंट्री शेयर नहीं कर रही है, जैसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ठीक है, एनवायरमेंट से, एटमोसफियर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और उसको फ्रीज करके और फिर नीचे रॉक कैवर्न्स में स्टोर करेंगे। बट ये टेक्नोलॉजी छोटी कंट्रीज के पास तो है नहीं, तो शेयर तो करेंगी ना डेवलप कंट्रीज, बट वो कर नहीं रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग इम्प्लीमेंटेशन दे जनरेट द कॉन्फिडेंस फॉर मोर एम्बिशियस एक्शन। अगर आप फंड प्रोवाइड करो, आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, अगर डेवलप कंट्रीज ये प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को या डेवलपिंग कंट्रीज को कि यस वी कैन टैकल दी क्लाइमेट चेंज। अदरवाइज बस ये साल भर का एक सर्कस बन के रह जाती है, हर साल आता है और चला जाता है। नाउ वी नीड स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन टारगेट। मैंने आपको ये सब बताया है ना पहले, एडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है, उसी तरह मिटिगेशन क्या होते हैं। मिटिगेशन में कार्बन कैप्चर स्टोरेज आ जाता है। फिर एक और चीज आ जाता है, हम लोग एरोसोल्स रिलीज करते हैं, उससे क्या होता है कि जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, वो और ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं ऊपर से ही, अर्थ तक पहुंचने नहीं देते। ठीक है, तो वो भी एक टेक्निक है। उसमें हम लोग ओशियन वाटर जो कि सॉल्टी होता है उसको जाके स्प्रे करते हैं क्लाउड्स में। Now, we need to increase the renewable energy and energy efficiency matched by phase down of unabated fossil fuels. Now, COP28 should reframe equity and fairness by CBDR principle. Prioritize the needs of those most affected and offer them alternative livelihood to generate a sense of ownership in addressing climate change and enable greater ambition. The loss and damage funds set to be operationalized in COP28. क्योंकि हमें COP27 ने बना तो लिया ये फंड, बट अभी तक उसमें कोई पैसे नहीं डिपॉजिट किए गए। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल इन मणिपुर, ठीक है, उसने बताया है कि ये सिविल सोसाइटी जो है ये लोगों को कह रही है आप अभी अपने लोगों का बरियल मत कीजिए, ओके, इनके लास्ट राइट्स परफॉर्म मत कीजिए जब तक स्टेट गवर्नमेंट आपकी डिमांड मीट ना कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था 3 मेंबर पैनल टू एग्जामिन द ह्यूमैनिटेरियन फॉल आउट ऑफ द एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। इट इज बट उन लोगों ने जो इश्यूज रेज किए हैं, इट इज इंडिकेटिव ऑफ दैट देयर इज लॉन्ग रोड टू रेपरेशन। दिस कमिटी इज हेडेड बाय गीता मित्तल, ये फॉर्मर जज थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, नॉट जज बट चीफ जस्टिस। ओके, तो इट सॉट इंटरवेंशन ऑफ हाईएस्ट कोर्ट टू कीप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम exerting pressure on families and relatives to stay away from performing the last rites of their kin claimed by their violence until their demands are met. ओके, एंड स्टेट को इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जरूरत है कि ये सिविल सोसाइटी वालों को थोड़ा साइड में करो, पहले जिनकी डेथ हो गई है एटलीस्ट दे शुड गेट द बरियल दैट दे डिजर्व। The pressure by civil society groups indicate the trust deficit the state government continues to suffer from. Chief Minister and Birendra Singh, he announced initiation of talks with a Valley-based Meitei insurgent group. This is first time that Imphal-based Meitei group has come on table. Okay, अभी 2 दिन पहले हमने न्यूज में देखा था कि जो मिताई के ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स, वो गवर्नमेंट के साथ बात करने को तैयार हैं। जैसे कुछ ग्रुप्स हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है, उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था 97 में। उसी तरह से कुकी इंसर्जेंट ग्रुप हैं, जैसे कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फ्रंट इन 2008। ओके, उसी तरह से जिलांगरोंग यूनाइटेड ग्रुप, उन लोगों ने भी सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया विद द गवर्नमेंट। बट स्टिल द मिसिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन लूटेड फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेज कंटिन्यू टू बी ए कॉज ऑफ कंसर्न, एज डज द स्टेट्स हिस्ट्री ऑफ इंटरमिनेबल इंटरनेट शटडाउन। राइट, यहाँ पर एक जैक्सा कमेटी बनी थी, उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कमेटी के रिकमेंडेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको किसी और सेशन में बता दूंगा, ठीक है। क्यूअर किड्स, देखिए अब इनके साथ जिस लेवल की बुलिंग होती है ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ये बहुत, मतलब एक ने सुसाइड कमिट किया इसलिए न्यूज में छक्का, हिजरा, बैला, गुड़, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं इनके लिए। Now, queer kids, especially during middle and high school, are more vulnerable to bullying. Violence, both physical as well as sexual, is committed not just by peers but also by teachers. Okay, and इसमें सिर्फ फिजिकल या सेक्सुअल ही नहीं है, मेंटल भी वायलेंस होता है जब इस तरह की लैंग्वेज आप यूज करते हो किसी के लिए। It affect on their emotional, mental, and physical health of the children are enormous, and ultimately we lose them to suicide. LGBTQ plus young people continue to suffer higher health and suicide risk than their peers. Physical bullying affects 60% of high school and middle school students and affects 50% of the students in higher secondary school. Okay,
तो बुलिंग बुलिंग आई थिंक रैगिंग से ज्यादा बुरा है। ये बुलिंग सबसे ज्यादा, ये मेंटली बहुत बड़ा ट्रॉमा छोड़ जाता है आपके दिमाग पे। अभी कल हमने एक न्यूज देखी थी जहां पर एक क्लास 4 के बच्चे को 104 टाइम्स 104 टाइम्स उसको वो ज्योमेट्री के जो कंपास होते हैं वो चुभाए गए। राइट, कल कल के न्यूज़पेपर में हमने देखा था। ठीक है, एंड व्हाट इज द रीजन कि ये जो आजकल के वायलेंट वीडियो गेम्स आ गए हैं बच्चों के, बट इससे। और दूसरा, इन्हीं वीडियो गेम से एक और चीज गलत आ रही है जो बच्चों के दिमाग में, वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ गर्ल। ओके, दे आर शोड इन सम हॉट ड्रेसेस एंड सॉर्ट ऑफ फिगर एंड ऑल, तो वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है विमेन को उतनी यंग एज से। आप देख के जब बड़े होते हो तो फिर वो माइंडसेट वैसा ही बनता चला जाता है बच्चों का। फिर आगे चल के बॉडी शेमिंग, फैटी, चबी एंड ऑल इस तरह की चीजें आती हैं। अंकारा, टर्की। देखिए, टर्की को माना जाता है एक मिडिल पावर। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस तेजी से इसका राइज हुआ है, स्पेशली अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ एर्डोगन। ही यूज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की पहले। ठीक है, और प्रेसिडेंट कोई और हुआ करता था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पावर अपने हाथों में स्ट्रांग की। उसके बाद एक रेफरेंडम कराया अपने देश में, और उसमें पूछा गया आपको क्या चाहिए, जिस तरह का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वही चाहिए, या आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए जैसा यूएसए में होता है। और पब्लिक ने इन पे भरोसा करते हुए वोट किया, यस वी वांट प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों पोस्ट को मर्ज कर दिया, एंड नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, मिस्टर रेसिप एर्डोगन। ओके, और प्रेसिडेंशियल पावर आने के बाद ये हो गए बहुत ज्यादा पावरफुल। नाउ, अब टर्की ने अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम कर रखा है एज अ लीडर, लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ओके, और सऊदी अरेबिया मानता है खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का रूलर। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया और उसके साथ में आप दुबई को भी ले लीजिए, दुबई यानी यूएई को, इन दोनों के साथ रिश्ते कोई ज्यादा अच्छे नहीं चलते हैं टर्की के। ये एक बात दिमाग में रखिए। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट इस्लामिक वर्सेस नॉन इस्लामिक कंट्रीज, नो, इट्स अबाउट द लीडरशिप ऑफ द रीजन। टर्की अपने आप को मानता है मिडिल ईस्ट का लीडर, ओके, स्पेशली इन इस्लामिक वर्ल्ड। और टर्की एक वो कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। अब याद कीजिए कि जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें खिलाफत मूवमेंट क्या थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हारा, सिक मैन ऑफ यूरोप कहलाता था। ठीक है, उसके बाद ये खलीफा इसकी टेरिटरी को डिवीजन करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश एम्पायर, उस तरह की मूवमेंट से। तो फिर खिलाफत मूवमेंट हमारे यहाँ शुरू हुई। ठीक है, जहां पे हमने कहा कि नहीं नहीं, ये खलीफा को हाथ नहीं लगाना चाहिए और टर्की को इस तरीके से डिसमेंटल नहीं करना चाहिए एंड सो ऑन। तो मतलब कहीं ना कहीं गुडविल थी इंडिया के बीच। ठीक है, इंडिया और टर्की के बीच उस टाइम टर्की भी सपोर्ट करता था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। बट ये सारी गुडविल ट्रांसफर हो गई 1947 में पाकिस्तान की तरफ, टर्की की। अब पाकिस्तान की तरफ जब ये सारी गुडविल चली गई, तो आज भी टर्की का स्टैंड कश्मीर पे बहुत क्लियर रहता है, और ये वन साइडेड इंडिया को हमेशा क्रिटिसाइज करता है ओवर कश्मीर इशू। ठीक है, इसका पाकिस्तान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत अच्छी दोस्ती है। राइट, इवन अभी हम लोगों ने देखा था नगोर्नो काराबख्श रीजन वाली लड़ाई जिसमें अजरबैजान जीता। ओके, अब बेचारा वो अर्मेनिया आता था बीच में, क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री, और इधर था टर्की जैसा पावर, यहाँ टर्की, यहाँ अजरबैजान, और बीच में फंसा था अर्मेनिया। तो एक तो हैवी मिलिट्री सप्लाई सारी मदद की, और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी रिपोर्ट्स थी कि नॉट जस्ट पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान से भी कुछ तालिबान फाइटर्स अजरबैजान में मौजूद थे। ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी के लोग थे स्पेशल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देने के लिए, अफगानिस्तान से तालिबान के फाइटर्स भी मौजूद थे ग्राउंड लेवल पर लड़ने के लिए, और टर्की का मिलिट्री आर्म्स एम्यूनिशन सपोर्ट था, इसलिए अजरबैजान जीता। अरे, तो ये पाकिस्तान टर्की के नेक्सस को ज्यादा लाइटली नहीं लेना है। अब शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है चाइना के साथ, ऊपर रशिया के साथ, और नीचे ईरान के साथ। ठीक है, और इधर है आपका नॉर्थ कोरिया, जो मैं आपको समझाता रहता हूं कि ये एक अलग ही एक्सेस डेवलप हो रहा है पोस्ट कोल्ड वॉर का। ठीक है, टर्की है फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाटो, तो उसे असल में होना चाहिए था क्लोज किसके, यूएसए के, राइट। बट टर्की ने S-400 जो सिस्टम था रशिया का मिसाइल सिस्टम, उसको परचेज किया, डेस्पाइट कि यूएस ने थ्रेट किया था टर्की को कि हम आप पे काटसा लगा देंगे अगर आपने S-400 खरीदा। उसके बाद भी उसने खरीदा, नाटो मेंबर होते हुए, वो भी रशिया से। राइट, तो ये सब दिखाता है कि
कहीं ना कहीं टर्की भले ही नाटो का मेंबर है लेकिन उसका टिल्ट थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहा है। चलिए अब इस आर्टिकल को देख लेते हैं। अब क्या हुआ है, टर्की को अब ज्यादा मस्ती चढ़ी है कि नहीं मैं इंडियन ओशन में भी मस्ती करूंगा। अब इंडियन ओशन में उसके पास दो चीजें आती हैं, एक आता है मालदीव और एक और आता है एक और गरीब देश, वो है श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका में भी इसके मिनिस्टर्स बहुत आ जा रहे हैं और मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट अभी सिलेक्ट हुआ है देश मुइसी, इसने टर्की को अपना पहले फॉरेन विजिट के लिए चूज किया है कि हिज फर्स्ट फॉरेन डेस्टिनेशन। अब ये इंडिया के लिए वरिंग साइन है, बिल्कुल है, क्योंकि अभी तक मालदीव्स क्या करता था, वो प्ले करता था इंडिया और चाइना के बीच। अब वो पहुंच गया एक और मिडिल पावर के पास जो कि है टर्की, और जो कि पूरी तरीके से एंटी इंडिया है। मतलब कहीं ना कहीं दिस पर्सन मुइजी, जिसने इलेक्शन के टाइम कैंपेन चलाया था इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया अपनी आर्मी हटाए, ठीक है, ये अब टर्की को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहा है जो कि ऑलरेडी एंटी इंडिया है। देयर इज सिग्निफिकेंट स्विंग्स इन फॉरेन पॉलिसी विद एवरी चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन Maldives. Smaller states, they are attractive. Why? Because of their geopolitical location. Okay, not only to US, China, Russia, but also to mid powers like Turkey. Turkey's growing strategic footprint in the subcontinent and rising geopolitical friction. अब इंडिया के लिए क्या है, इंडिया ने ऑलरेडी काफी एनर्जी, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एनर्जी इन्वेस्ट की है मालदीव्स में। okay? और ये इनके यहाँ सरकार चेंज होती है और ये लोग शुरू बदल लेते हैं। नाउ स्मॉल स्टेट्स इन द सबकॉन्टिनेंट आर नॉट मेयर पॉन्स इन द ग्रेट पावर राइवलरीज। ये बताने की कोशिश कर रहा है मालदीव्स कि हम आपके हाथ के खिलौने नहीं है, बल्कि उल्टा हम आपको यूज कर सकते हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। क्योंकि ये जो आदमी जीता है इलेक्शन, ये पूरा एक ही एजेंडा पे जीता है, इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया आउट कैंपेन। मतलब एक छोटे से देश में दो पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी बड़ी वर्ल्ड की पावर्स का यूज कर रही हैं अपने इलेक्शन में, ऑलराइट, जबकि माना यह जाता है कि बड़ी पावर्स इनको यूज करती हैं अपने लिए, बट यहां उल्टा हो रहा है। क्रिटिकल लोकेशन है मालदीव्स की, और सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, सारा ट्रेड वहीं से गुजरता है। ओके, दे हैव लर्न टू प्ले द एक्सटर्नल पावर्स अगेंस्ट ईच अदर। नाउ पहले अब्दुल्ला यमीन थे 2013 से 18, ठीक है, तो ये चाइना कार्ड खेलते रहते थे इंडिया के अगेंस्ट। फिर इब्राहिम सोले आए, इन्होंने कहा इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपनाऊंगा मैं। अब आए हैं मुइजी के, इन्होंने कैंपेन किया था इंडिया आउट का। ठीक है, सो देयर इज डिटर्मिनेशन टू इंक्रीज मालेस पॉलिटिकल डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। ये जो प्रेसिडेंट बना है इसमें एक डिटर्मिनेशन है कि अगर मैं चाइना के करीब नहीं भी जाऊंगा तो मैं किसी ऐसे के करीब जाऊंगा जो इंडिया से अगेंस्ट है, क्योंकि मुझे मालदीव्स को इंडिया से थोड़ा दूर रखना है। बट वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी कहाँ है। जब पीने के पानी की दिक्कत हुई थी इनके यहाँ पर, तब इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने वो प्रोवाइड करवाया था। नाउ देयर आर वायलेंट थिंग्स इन फॉरेन पॉलिसी आर नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। Now see, rising middle powers can now match the major powers in their ability to deliver favors to the local elites. My middle power किसको कह रहे हैं हम? ईरान, कतर, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, ऑल दीज आर मिडिल पावर्स। बट वो भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास फाइनेंशियल मसल भी है, हमारे पास आर्म्स इंडस्ट्रीज भी है, डिफेंस कैपेबिलिटीज भी हैं। ओके, बड़ी पावर्स को मैच करने के लिए दे आर एक्टिंग एज एक्सटर्नल पैट्रन्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, टू कॉम्पिटिंग पॉलिटिकल फैक्शंस इन वेरियस अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड इंडियन ओशन कंट्रीज। ठीक है, थर्ड, टर्की को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता इंडियन स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स में, क्योंकि एक तो असर्टिव बहुत ज्यादा होता जा रहा है, इनके जो एर्डोगन आए उसके बाद से बहुत ज्यादा असर्टिव हुआ है। ठीक है, असर्शन का सबसे बड़ा रीजन है S-400। यूएसए की वार्निंग के बाद, नाटो का मेंबर होने के बाद उसने रशिया से S-400 मिसाइल्स खरीदे। ठीक है, तो असर्टिव हो रहा है काफी। ठीक है, इन एक्सटेंडिंग नेबरहुड, और हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान के साथ इसकी दोस्ती काफी अच्छी है। अब ये श्रीलंका में भी इसकी मिनिस्टर्स आते रहते हैं, और दूसरा मालदीव्स में भी ये लोग एंटर हुए हैं। Okay, including Africa, Mediterranean, Caucasus, Central Asian subcontinent. Now, this Erdogan, he has expansive geopolitical ambitions. Turkey is a founding member of NATO alliance. ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, क्योंकि इसकी लोकेशन ही ऐसी, अभी मैं इसकी लोकेशन भी दिखाऊंगा आपको। ए सेल्फ प्रोक्लेम चैंपियन ऑफ इस्लामिक एंड टर्की कॉजेज अक्रॉस यूरेशिया, ए डोमिनेंट मिलिट्री पावर इन ब्लैक सी एंड काउकेसस। अभी ब्लैक सी को भी हम देखते हैं, मैप में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने टर्की को हमेशा से देखा है सिर्फ पाकिस्तान के लेंस से। Turkey's considered goodwill for the Indian national movement was transferred mainly to Pakistan after the partition in 1947. Now, Ankara and Delhi have struggled to build a productive political relationship. Recep Tayyip Erdogan, he intensified Turkey's diplomatic, political support for Islamabad on Kashmir, even as he turned the traditional partnership with Pakistan into trilateral alliance with Azerbaijan. और यही मैं आपको समझा रहा था कि आर्मेनिया पे जो जीत हुई है अजरबैजान की,
उसके पीछे टर्की के साथ साथ पाकिस्तान का भी रोल है, उसके भी मिलिट्री एडवाइजर्स वहां पर थे ग्राउंड पे। नाउ सक्सेस ऑफ टर्कीज फोरे इन द आइलैंड स्टेट ऑफ इंडियन ओशियन, ओके, क्योंकि वो श्रीलंका के साथ भी एंगेज कर रहा है, काफी डीपर एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक हमारे नेबरहुड में हमारे लिए चैलेंज था सिर्फ चाइना, बट कहीं ना कहीं टर्की भी एंटर करना चाहता है और उसके पास सपोर्ट पाकिस्तान का ऑलरेडी है। Turkey has now stepped in to seize the strategic possibilities opened by Muizzi plan to turn Maldives away from India. Turkey's ambition to draw the Maldives into its Islamic orbit figured prominently, क्योंकि वो भी इस्लामिक कंट्री है मालदीव्स। ओके, इसके अलावा दोहा कतर वो ऑलरेडी टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन माना जाता है, और दूसरा है पाकिस्तान। नाउ दिस विल फॉलो टर्की इनटू द मालदीव्स। नाउ टर्की की स्ट्रेंथ है उसकी फ्लरिशिंग आर्म्स इंडस्ट्री। इट इज वेल प्लेस टू डिलीवर सिग्निफिकेंट मिलिट्री असिस्टेंस टू मालदीव्स। तो अब इंडिया क्या करे इसमें, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहला, नियर टर्म में ये एक सेटबैक हो सकता है इंडिया के लिए, बट होने दो, ठीक है। मालदीव्स के साथ हमेशा की आदत है, वो करता रहता है ये सब। Delhi must necessarily remain patient in engaging with the critical neighbors. India's long-term bet in Maldives must focus on four elements. First, कि जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी तो इंडिया के पास ही है, ओके, और हमेशा रहेगी, वो तो चेंज की नहीं जा सकती। तो मालदीव्स को आज नहीं तो कल वापस इंडिया के पास ही आना पड़ेगा। सेकंड, इंडिया नीड मोर और लेस एंगेजमेंट विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ मालदीव्स, ठीक है, क्योंकि ये जो इंसान जीता है मुइसी, हमेशा तो रहेगा नहीं प्रेसिडेंट, ठीक है, चेंज होते रहते हैं, कभी कोई प्रो इंडियन बन जाएगा, कभी कोई। तो वहां की जो लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके साथ एंगेजमेंट बनाए रखनी चाहिए इंडिया को। थर्ड, इट मस्ट वर्क विद इट्स लाइक माइंडेड पार्टनर्स इन द गल्फ लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, जिनको टर्की से प्रॉब्लम है। तो इन कंट्रीज के साथ हम साथ में काम कर सकते हैं, इसे इस्लामिक एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टर्की मानता होगा अपने आपको इस्लामिक लीडर, बट एटलीस्ट सऊदी अरेबिया, यूएई नहीं मानते, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, right, which are often at the receiving end of Erdogan's regional assertiveness. Finally, Turkey's advances into Maldives, Delhi can't adopt a defensive strategy limited to South Asia. Turkey's rise is real, and its impact on the subcontinent will continue to grow. Delhi needs a more active posture in Ankara's neighborhood to improve India's position in intensifying geopolitical just with Turkey. ओके, नेक्स्ट है 2611। तो देखिए ये तो हो चुका। देखिए इनका कहना है राइटर का कि सबसे ज्यादा अगर आज कुछ डेंजर है इंडिया के लिए तो वो है साइबर अटैक। तो साइबर 2611 ना हो उसके लिए हमें तैयारी रखनी चाहिए। मुंबई पे बहुत अटैक हुए, 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, फिर 26/11 हुआ 2008 में, ओके। उसके बाद राम प्रधान कमेटी बनाई गई, महाराष्ट्र सरकार ने बनाई थी, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये अटैक रोकने में क्यों फेल हुए हम। तो उन्होंने ये कहा था कि महीनों पहले ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिल चुका था कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ए सी बाउंड टेरर अटैक ऑन मुंबई। ओके, महीने भर पहले से ये इनपुट था, लेकिन फिर भी हम रोक नहीं पाए। फिर एजेंसीज ने कहा कि नहीं नहीं, वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो स्पेसिफिक नहीं थी, ओके, इसलिए हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए, प्रिवेंट नहीं कर पाए। बट इस कमिटी ने फिर भी इंसिस्ट किया कि नहीं, इंटेलिजेंस वाज क्वाइट स्पेसिफिक एंड इट वाज अवेलेबल मंथ्स बिफोर द अटैक, डिस्पाइट दिस वी हैव फेल्ड। नाउ इसके बाद काफी सारे मेजर हॉल किए गए पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मिंग देम विद द लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हाईली स्किल्ड एंड ट्रेन्ड कमांडोज। इसराइल की जो स्पेशल फोर्सेस है उन्होंने ट्रेन किया हमारे कमांडोज को। एंड एनएसजी के कुछ रीजनल सेंटर्स भी खोले गए, एंड इट इज नाउ लोकेटेड टू मुंबई, एंड फोर्स 1 इज ऑल्सो रेडी फॉर एक्शन। हाउएवर 2008 से अब तक टेरर वॉरफेयर लैंडस्केप हैज चेंज फ्रॉम बीइंग फुट ऑन द ग्राउंड, इट हैज गॉन ऑनलाइन इनटू द एथर यानी आपका जो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह का जो यूज हो रहा है ना, क्रिप्टो करेंसीज का यूज हो रहा है फॉर टेरर फाइनेंसिंग, हैज बिकम फेसलेस एंड इवन मोर डेंजरस देन अर्लियर। आपको वो भी याद होगा ना, लोन वोल्फ अटैक। ये क्या होता है कि बस आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करनी है इंटरनेट पे, इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है, या फलाना रिलीजन में ये है वो है, ठीक है, इस तरह की सिर्फ आइडियोलॉजी बेस्ड वॉरफेयर। आइडियोलॉजी से लोगों को गुमराह करो और फिर वो लोग खुद अपने आप भी अटैक करना शुरू करते हैं। जैसे कई बार वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में देखा गया, लोगों ने कार लेके बस भीड़ में घुसा दी और मार दो जितने लोगों को मार सको। तो वो विक्टिम थे लोन वोल्फ अटैक के, आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो गए थे कि दूसरों को मारने से कोई जन्नत नसीब हो जाएगी, इस तरह की बातें, ठीक है। तो इस तरह की फेक आइडियोलॉजी प्रोपेगेट की जाती है टू ऑर्गेनाइज दिस लोन वोल्फ अटैक। साइबर क्राइम, साइबर स्पेस।
साइबर स्पेस इज द प्लेस वेयर ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर अटैक विल बी डन। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा, इसराइल हमास वॉर में देखा, वहां पर मोसाद भी फेल हो गया। ठीक है, इट वॉज अनेबल टू प्रेडिक्ट एंड थॉट हमास अटैक। ठीक है, हमास ने 7,000 से ज्यादा मिसाइलें फायर की एंड इट पुट टू द शेम द मल्टी बिलियन डॉलर आयरन डोम सिस्टम डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड बाय इजराइल इन एसोसिएशन विद यूएस। और आयरन डोम पर मेंस में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। ठीक है, दिस आयरन डोम माना जाता था कि इट कैन इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय शॉर्ट रेंज रॉकेट्स एंड आर्टिलरी शेल्स फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 4 to 70 किलोमीटर्स अवे, बट इट फेल्ड टू स्टॉप द 7,000 मिसाइल्स फायर्ड बाय हमास ऑन इजराइल। ओके, तो एक बात तो साबित हो गई है इससे कि कभी भी आप किसी अटैक के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं रह सकते। अटैक हुआ है तो कुछ तो नुकसान होंगे ही, एंड साइबर वॉरफेयर इज द रियलिटी। नाउ स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स अगेंस्ट इंडिया वेंट अप बाय 278%। जस्ट लुक एट दिस डेटा एंड नोट डाउन इट इन योर बुक्स। ठीक है, पिछले 2 साल में 278% बढ़े हैं। इंडिया इज द मोस्ट टारगेटेड कंट्री ग्लोबली, फेसिंग 13.7% ऑफ ऑल साइबर अटैक। एप्पल, जो कि माना जाता है सबसे सेफेस्ट मोबाइल फोन बनाता है, उसने भी अभी कुछ दिन पहले कहा था, इट रेज द रेड फ्लैग दैट हैकिंग ऑफ सेवरल फोन्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ पॉलिटिशियन एंड जर्नलिस्ट इन इंडिया। राइट, there is urgent and critical need for robust cybersecurity measures across the entire country, starting from all government agencies to the private sector and even individual citizens. We need to invest heavily in getting the latest cybersecurity measures in place and educate the entire country. We must start educating the people with regard to cyber threat, how to ensure that all necessary safety and security measures are taken. They should be given adequate training and provided with the required monetary and equipment backup to make all cybersecurity related shoes ironclad. ये इसमें कुछ ऐसा कुछ काम का नहीं है, लीव इट। और यहाँ पर ये जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने कहा है कि मैं डॉलर को ही अपने देश की करेंसी बनाऊंगा। तो इस टॉपिक को हमें थोड़ा डिटेल में देखना चाहिए। चाहिए, व्हाट इज डॉलराइजेशन? डॉलराइजेशन इज द टर्म व्हेन यूएस डॉलर इज यूज्ड या तो इन एडिशन अपनी एग्जिस्टिंग करेंसी के साथ साथ, या फिर अपनी डोमेस्टिक करेंसी को हटाकर रिप्लेस करके डॉलर यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज करेंसी सब्सटीट्यूशन। ठीक है, ये तब होता है जब कोई कंट्री अपनी करेंसी की पूरी वैल्यू लूज कर देता है, ओके, ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेशन या इंस्टेबिलिटी। तो अर्जेंटीना में इस वक्त 150% से ऊपर का इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, और ये सब होता क्यों है? क्योंकि पॉलिटिशियंस या कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है कि हमें पब्लिक के हाथ में और खर्चा करना है और पैसे देने हैं पब्लिक को। ठीक है, जो फ्रीबी कल्चर हमारे यहाँ चल पड़ा है आजकल, इस वजह से क्या होता है कि डेफिसिट क्रिएट करते जाते हैं, अपने बैंक से कहते जाते हैं कि सेंट्रल बैंक से और करेंसी प्रिंट करो और करेंसी प्रिंट करो, और मार्केट में बहुत सारा रुपया फ्लश कर देते हैं। उससे क्या होता है कि पब्लिक के हाथ में पैसा ज्यादा पहुंच गया, बट आपकी जो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन था वो तो उतना ही है। तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। क्योंकि और हद से ज्यादा बढ़ जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन। क्योंकि हो क्या जाता है उसमें कि जैसे आप सपोज एक ब्रेड का पैकेट लेने गए, ठीक है, आपके पास भी पैसा है, सामने वाले के पास भी पैसा है, और बहुत पैसा है, 20 रुपए का पैकेट है, आपने कहा मैं 40 दूंगा मुझे दे दो, पैकेट तो एक ही है क्योंकि प्रोडक्शन तो बड़ा नहीं है। ठीक है, जबकि आपको पैसा कहाँ डाइवर्ट करना था, इंडस्ट्रीज में, ताकि प्रोडक्शन बढ़े पहले, लेकिन आपने पब्लिक के हाथ में पैसा दे दिया वोट के चक्कर में। फिर दूसरा आएगा 80 रुपीज ले लो, कोई आएगा 150 ले लो, मगर पैकेट तो मुझे चाहिए। तो ऐसे बढ़ता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो वैसे ही कुछ हुआ है अर्जेंटीना में। नो, बेनिफिट क्या होगा अगर ये डॉलर से रिप्लेस कर देते हैं इसको? तो बेनिफिट ये होगा कि पहले तो इस हाइपर इन्फ्लेशन को टैकल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपने डोमेस्टिक करेंसी को रिप्लेस कर दिया डॉलर से। ओके, तो अब इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई था वो ना गवर्नमेंट के हाथ में रह गया, ठीक है, और ना ही उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के हाथ में रह गया, जो गवर्नमेंट के कहने पर नोट प्रिंट किए जा रहा था। ओके, तो जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से आपने हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ने दिया, उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। राइट, then rise of prices would be forced to moderate since consumers would no longer be able to access currency easily, thus slowing down consumption demand. ओके, क्योंकि डॉलर तो अब आपके हाथ में तो है नहीं कि आप प्रिंट कर लोगे उसे, वो तो जितना आपके एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है कि आप वर्ल्ड ओवर कितना एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, उस हिसाब से डॉलर आपकी कंट्री में आएगा। ओके, तो पब्लिक के हाथ में अब पैसा कम होगा तो कंजम्पशन की डिमांड कम होगी मार्केट में, तो प्राइसेस कूल डाउन हो जाएंगे। दूसरा, ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि अब आपको डॉलर चाहिए और वो सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है, एक्सपोर्ट से, गुड्स और सर्विसेज के। तो क्या करेगी अब कंट्री? इट विल फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। वो ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे जहां से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं। टू एक्सेस डॉलर थ्रू फॉरेन ट्रेड और कैपिटल इनफ्लोज, द इकोनॉमी विल हैव टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड ईजिंग कंडीशंस फॉर मूवमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल। ठीक है, एफडीआई सेक्टर वगैरह खोलने पड़ेंगे अब इस देश को, अर्जेंटीना को।
एंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, द स्टेबल वैल्यू ऑफ डॉलर। डॉलर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि वो बहुत स्टेबल रहता है, ठीक है। इसे लोग वर्ल्ड ओवर की कंट्री सबसे ज्यादा यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करती हैं। It ensures that economic agents, both foreign and domestic, would be able to make long-term plans regarding economic activity. Loss of ability to manipulate currency. It would ensure that government resort to productive method to increase export instead of merely artificially depreciating the currency. ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं कि आपकी करेंसी जो है उसको और डेप्रिशिएट कर दो, ठीक है, डिवैल्यू कर दो उसको। तो ये कंट्रोल अब चला जाएगा क्योंकि आपने डॉलर को ही अपनी करेंसी बना लिया। अच्छा, एक चीज और, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में फर्क पता होना चाहिए। डिवैल्यूएशन, देखिए, डेप्रिसिएशन होता है जनरली मार्केट फैक्टर्स में, जहां पे मार्केट पे कंट्रोल होता है कि डॉलर का जो भी डिमांड एंड सप्लाई होगा उस बेसिस पे वो अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है रुपी, जो कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है। डिवैल्यू जब सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इंटेंशनली करता है, जैसे जब राजीव गांधी के टाइम पे हमें लोन की जरूरत थी तो वहां पे इंडिया पे कंडीशन लगाई गई। जब हमने 91 में क्राइसिस हुए हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो हम पे कंडीशन लगाई गई कि आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कीजिए। फिर हमने 5 साल में धीरे धीरे इसको डिवैल्यू किया, यानी कि हम फिक्स कर देते थे कि हम एक डॉलर के से 20 रुपीज देंगे, ठीक है। ये सपोज सेंट्रल बैंक ने फिक्स कर दिया। चाइना में आज भी यही मेथड फॉलो होता है, वो एक चाइनीज युआन के 6 या 7 डॉलर कुछ देते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक फिक्स करता है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड नहीं करती है चाइना में, ठीक है। तो उनको जब अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपनी करेंसी को और डिवैल्यू कर देते हैं। उससे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। बट हमने ये पूरी तरीके से मार्केट फोर्सेस पे छोड़ रखा है। लेकिन पहले जब हमारे यहाँ आरबीआई, सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, तो हमें कहा जाता था डिवैल्यू कीजिए, तो फिर हम 1 डॉलर को 30 रुपीज कर दिया सपोज, ठीक है। डिवैल्यूशन हमने पहले बहुत किया, इंदिरा गांधी के टाइम, राजीव गांधी के टाइम, इवन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस टाइम। तो फिर ये सबसे परेशान होकर हमने डेप्रिसिएशन की तरफ चले गए कि चलो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दो, जितना डॉलर आएगा और जितना डॉलर जाएगा उस बेसिस पे डिसाइड होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कभी 60 रुपीज हुआ करता था, ठीक है, आज 85 रुपीज के आसपास है, वो गिर रहा है। बट अब ये सारी बातें मैं आपको पहले इंडियन एक्सप्रेस में समझा चुका हूँ कि अगर अगर हमारा रुपी गिरता है, ठीक है, हमारा रुपी गिर रहा है डॉलर के कंपेयर में, तो उससे क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलता है, एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, हमारे हमारे प्रोडक्ट बाहर जाके कॉम्पिटेटिव होते हैं। बट इम्पोर्ट्स पे नुकसान होता है, ठीक, क्योंकि अब हम जो चीज खरीद रहे हैं वो महंगी पड़ेगी। पहले हम 1 डॉलर के सपोज 65 रुपीज दे रहे थे, तो सपोज हमने 1 डॉलर का क्रूड ऑयल मंगाया तो हमारे 65 रुपीज ही जा रहे थे। बट अब कितने जा रहे हैं, 85 रुपीज, राइट। तो अब अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपोर्ट करने वाला है वो पहले जब यहां से सपोज एक खिलौना बना के बेच रहा था तो उसको 65 रुपीज आ रहे थे, ठीक है, 1 डॉलर में बिक रहा था तो। लेकिन अब उसके बाद 85 रुपीज आ रहे हैं, बिक 1 ही डॉलर में रहा है वहां, लेकिन 85 रुपीज मिल रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी डेप्रिशिएट होती है ना करेंसी, रुपी कमजोर होगा, तो एक्सपोर्टर्स हमेशा फायदे में रहेंगे और इंपोर्टर लॉस में रहेंगे। अब क्योंकि इंडिया नेट इंपोर्टर है, हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो नेट इंपोर्टर होने की वजह से हमें रुपी के डेप्रिसिएशन होने से नुकसान ज्यादा होता है। और हमारे इंपोर्ट्स भी ऐसे हैं जिनको हम कम भी नहीं कर सकते, जैसे ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ होता नहीं है। गैस है तो उसमें भी ऑलमोस्ट 60-70% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स है वो भी इंपोर्ट करना जरूरी है। उसी तरह वेजिटेबल ऑयल है, वो भी हम लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली पाम ऑयल। तो हमारे कुछ इंपोर्ट ऐसे हैं जिनको हम कर नहीं सकते, कुछ उसमें वो करना ही पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है तो वो चलो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं पीएलआई स्कीम वगैरह के थ्रू बनाने की, ठीक है। अब ये जो डॉलराइजेशन है तो इसमें चैलेंजेस भी होंगे कुछ। फर्स्ट, आप अपना कंट्रोल खो देते हो मनी सप्लाई पे। The adoption of dollar implies that the economy loses its hold on monetary policy, controlling the money supply in the economy. For instance, यहाँ पे ग्रीस का एग्जांपल है, खुद से पढ़ लेना। लॉस ऑफ एबिलिटी टू डेप्रिशिएट वंस करेंसी। अब क्योंकि आपने फॉरेन करेंसी पे डिपेंड हो गए पूरी तरीके से, तो अब आपके कंट्रोल में नहीं रहा डेप्रिशिएट एप्रिशिएट करना, अब आपको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना ही पड़ेगा पूरा। नॉट इनफ ऑन इट्स ओन। आफ्टर डॉलराइजेशन, इक्वेटोरियन इकोनॉमी का एग्जांपल लेते हैं तो उसने अच्छी खासी प्रोग्रेस की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, बट डॉलराइजेशन वाज नॉट द सोल रीजन। पॉलिसी डिसीजन सच एज न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स विद ऑयल एक्सप्लोरेशन, इक्वेटोर की बात हो रही है, सोशल स्पेंडिंग बढ़ाई उसने, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेब्ट आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉलर की तरफ चले जाओगे तो उससे सब ठीक हो जाएगा। चलिए, ये रहा टर्की। तो ये यूरोप में भी जाता है ऐसा कुछ पार्ट, ये वाला, दिस पार्ट, ये यूरोप में भी जाता है, ठीक है, टर्की का कुछ पार्ट, और बाकी का पार्ट एशिया में आता है, ओके। अब जो आपको याद रखना है यहाँ पे, अच्छा चलो रशिया से शुरू करते हैं, इसको ऊपर से चलते हैं।
ठीक है, ये है क्रीमिया पेनिनसुला जो एनेक्स कर लिया था। ये है छोटा सा सी ऑफ अजोव, और अजोव को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है ये कर्ज स्ट्रेट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कर्ज स्ट्रेट। तो सपोज कि कोई शिप यहां से चला था मारियोपोल से, पहले सी ऑफ अजोव में गया, फिर कहाँ आया, कर्ज स्ट्रेट से होते हुए ब्लैक सी में। ठीक है, उसके बाद ये करेगा बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस। ठीक है, अब आइए यहाँ, ब्लैक सी से हम आ गए बॉस्फोरस स्ट्रेट तक। बॉस्फोरस स्ट्रेट से ये जो बीच में बना हुआ है ये एरिया, ये कहलाता है सी ऑफ मरमरा। ऑलराइट, और फिर ये जो पतली सी देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वाली, ये होती है डार्डेनस स्ट्रेट। ओके, और फिर वहां से आप आ जाओगे एजियन सी में और आगे मेडिटेरियन सी में। ऑलराइट, फिर से देख लेते हैं एक बार, ये बहुत जरूरी है, ये मैप वर्क, इसको जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम में दिक्कत होगी। ठीक है, अगर मेरा इच्छा से निकले थे हम, ठीक है, तो पहले हम पहुंचे सी ऑफ अजोव में, वहां से कर्ज ऑफ स्ट्रेट क्रॉस की हमने, और हम आ गए ब्लैक सी में। ब्लैक सी में आने के बाद सबसे पहले हमने क्रॉस की बॉस्फोरस स्ट्रेट, दिस स्मॉल वन। उसके बाद यहां आ गए सी ऑफ मरमरा, ये रहा। ओके, उसके बाद ये जो पतली सी है, इसको कहते हैं डार्डेनस स्ट्रेट, और यहां से निकल के हम आएंगे एजियन सी में, जो कि मेडिटेरियन सी का पार्ट है। क्लियर, ये मैप वर्क याद रखिएगा। चलिए वापस आते हैं न्यूज़पेपर पे। राइट, तो ये आप समझ गए, डॉलराइजेशन के हमें सिर्फ बेनिफिट लॉस जानने थे, बाकी वो क्या कर रहा है अर्जेंटीना, वो हमारा कंसर्न नहीं है। इसके बाद 6 की क्लाइमेट चेंज, क्या होगा यार, जस्ट अ सेकंड गाइस, ये वर्क नहीं कर रहा। पेन इज नॉट वर्किंग, व्हाट्स द इशू? जस्ट अ सेकंड। I don't know what's the problem. Actually, this pen is not working, I think. Okay, now it's working. ऑलराइट, सो हमने ये देख लिया डॉलराइजेशन में से क्या फायदे नुकसान होते हैं। इसके बाद है कॉप 28 में 6 क्लाइमेट टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए, और ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉप क्या होता है, ये 28 मीटिंग है, ठीक है, यूएनएफसीसी की, जो कि निकला था रियो समिट से। पेरिस एग्रीमेंट तो हमने इसमें डिसाइड किया था 2015 में, पेरिस में समिट हुआ था कॉप 21, उसमें हमने डिसाइड किया था। ठीक है, और इट इज ए सक्सेसर ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि एक्सपायर हो गया है 2020 में। 1.5 डिग्री या फिर 2 डिग्री तक हमें लिमिट रखनी है। ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट बाय यूएनईपी। नेट जीरो बनने का मतलब क्या है, कि ऐसा नहीं है कि एमिशन जीरो होंगे, बल्कि जितने एमिशन होंगे उतना ही सिक्वेस्ट्रेशन भी होना चाहिए। वर्ल्ड ओवर हमने गोल रखा है 2050 तक नेट जीरो बनाने का ग्लोब को, और इंडिया ने रखा है 2070 तक नेट जीरो बनने का। ओके, एनडीसी कंट्रीब्यूशन, हर कंट्री ने अपनी तरफ से वॉलेंटरी प्लेज लिए हैं कि हम इतना रिड्यूस करेंगे, उतना रिड्यूस करेंगे। लॉस एंड डैमेज फंड कॉप 27 में बन चुका है, बट अभी तक उसमें कोई फंडिंग नहीं आई है, बट उम्मीद करते हैं कि इस बार कॉप 28 में कुछ फंडिंग निकल कर आए इसके लिए। ऑलराइट, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है, तो दैट्स इट। एंड आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज गिव इट ए लाइक, ओके, ताकि मुझे ये समझ में आए कि जो एफर्ट मैं आपके साथ डाल रहा हूँ एक्स्ट्रा, वो वर्थ है या नहीं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, एंड डू जॉइन द मेंस 450 प्लस कोर्स, बिकॉज उसमें हम लोग 450 टॉपिक्स तो करेंगे ही इंपॉर्टेंट, उसके अलावा हम डेली ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं उसके साथ, ताकि हमारे 2-3 टॉपिक वहां से भी तैयार हो, और बाकी की हम प्रीलिम्स यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में आपके साथ एक्स्ट्रा नोट शेयर किए जाते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक उसे। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर आपकी मेंस की प्रिपरेशन को बहुत ही होलिस्टिक बनाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।